तो हम बात करेंगे कि पीएमसी इंस्ट्रूमेंट आपका डीसी ही क्यों मेजर करता है, एसी क्यों नहीं मेजर करता। तो वो रीजन उसके पीछे ये है कि जैसे आप लोग इसकी कंस्ट्रक्शन देखे थे, तो कंस्ट्रक्शन में क्या था कि परमानेंट मैग्नेट थी। परमानेंट मैग्नेट के बीच में एक होलो मीन्स एक छेद था, उसमें एक कॉइल लगी होती है और इस कॉइल से एक लगा होता है पॉइंटर। और क्योंकि इस कॉइल में जो भी हमको वैल्यू मेजर करनी होती है, जो करंट आपको मेजर करना होता है, वो इस कॉइल में हम पास करते हैं, ठीक है ना। और जैसे ही इसको पास करेंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड है पहले से ही, तो एक इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इसमें एक मोमेंट होगा और इस कॉइल मोमेंट होगा तो एक वही रिफ्लेक्शन होगा आपका पॉइंटर में, ठीक है। तो जैसे ही हम एसी करंट है, तो आपको पता है कि एसी करंट वन डायरेक्शनल करंट होती है, एक दिशा की होती है, उसमें सिर्फ एक ही दिशा रहती है। तो जैसे ही आपने इसमें करंट पहुंचाया इसमें, और ये करंट इसमें गया और डिफ्लेक्शन हुआ, तो पॉइंटर पे डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए डीसी मेजर कर पा रही है। अब एसी मेजर क्यों नहीं कर पा रही है, उसका देख लीजिए रीजन। क्योंकि आपको पता है कि एसी क्या होता है, ऐसे एक वेव बनती है, ऐसे मीन्स वो वन डायरेक्शनल नहीं होती, डबल डायरेक्शन, दोनों दोनों डायरेक्शन चलती है ऐसे करके। मीन्स जैसे ही पहला साइकिल इसका गया, ठीक है ना, तो पहला साइकिल जाएगा तो पहले साइकिल के लिए डायरेक्शन क्या होगी, पॉइंटर इधर मूव करेगा। जैसे दूसरा साइकिल आएगा तो फिर से उसका जो फोर्स है, आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के रूल, आप फ्लेमिंग का जो रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो हमने अप्लाई किया था, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, जो पॉइंटर है वो पहले इधर गया पहले साइकिल में, दूसरे साइकिल में इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, मीन्स एक ऑसिलेशन क्रिएट हो जाएगा। इसका वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाएगा। तो यही रीजन है कि पीएमसी इंस्ट्रूमेंट से हम एसी विजन मेजर नहीं कर पाते हैं। तो अब देख लीजिए आगे। तो ये मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिखा भी है इसमें कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल और पीवीसी इंस्ट्रूमेंट यूज टू परमानेंट मैग्नेट इन ऑर्डर टू क्रिएट a stationary magnetic field. This type of instrument are only used for measuring DC quantity. As we apply AC to these type of instruments, the direction of current will reverse during the negative half cycle and hence the direction of torque will also reverse. Means मतलब क्या हुआ इसका कि जैसे ही एक हाफ साइकिल आपने लिया तो हाफ साइकिल के लिए ठीक है, पहले हाफ साइकिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एसी क्या होता है, एसी ऐसे करके एक मतलब एक वेव बन जाती है, साइन वेव है ना, कोसाइन वेव। तो साइन वेव या कोसाइन वेव बनेगी, साइनसोइडल वेव बनेगी, तो उसमें क्या होता है, पॉजिटिव साइकिल होता है, फिर नेगेटिव साइकिल होता है, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो पॉजिटिव साइकिल के लिए डायरेक्शन फोर्स की एक रहेगी और नेगेटिव डायरेक्शन के लिए, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, तो करंट की डायरेक्शन अगर चेंज हुई है तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, तो पॉइंटर फिर से मूव करेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो, अगर हम एसी मेजर करना चाहेंगे अगर पीएमसी इंस्ट्रूमेंट से, तो वो जो पॉइंटर है वो आपको मूव करता रहेगा, वो आपका एक जगह फिक्स नहीं होगा। दैट्स द रीजन, दैट्स द रीजन कि आप पीएमसी इंस्ट्रूमेंट से कोई भी एसी क्वांटिटी मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये रीजन था। अब हमारा ये कल टॉपिक कंप्लीट हो गया था हमारा पीएमसी इंस्ट्रूमेंट। एक तो छोटा सा टॉपिक छूट गया था कि पीएमसी इंस्ट्रूमेंट से हम एसी ही क्यों नहीं मेजर कर पाते, डीसी ही क्यों करते हैं। तो सॉरी, पीएमसी इंस्ट्रूमेंट की कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। अनुप्रयोग। अब आपको बताया था कि जो पीएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको हम एमिटर मींस जो एमिटर मींस जो आपका एक तरह से करंट मेजर करता है, डीसी करंट ओनली, उसके रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है इसका वोल्ट मीटर, मींस इसको हम डायरेक्टली वोल्ट मीटर मेजर करने के भी यूज में ला सकते हैं। तीसरा होता है इसका ओम मीटर, मींस इसका यूज करके हम ओम मीटर भी बना सकते हैं। मींस ओम मीटर इस तरह से बनाएंगे कि वो एमीटर और वोल्ट मीटर का कॉम्बिनेशन होगा, और आप जानते हो R इक्वल टू V अपॉन I होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से ये आपका ओम मीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर इसका यूज है। ये तीनों के तीनों मीटर इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है बहुत बड़ा। वो ड्रॉबैक क्या है कि ये अगर हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे तो ये ओनली 20 मिली एम्पियर तक के करंट को ही मेजर कर पाएगा, ठीक है ना, 20 मिली एम्पियर ओनली। तो ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि ये अकेले सिर्फ 20 मिली एम्पियर तक ही वैल्यू तक के करंट को ही मेजर कर पाता है। अब हमें क्या होता है कि मान लिया भाई हमको 20 मिली एम्पियर तो बहुत कम करंट हो जाता है। हमको मान लिया अगर 1 एम्पियर यूज करना है, मेजर करना है, अगर 2 एम्पियर यूज करना है, 3 एम्पियर यूज करना है, तो उसको कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि हम इसकी रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं।
इसकी रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं। मींस 20 मिली एम्पियर 20 मिली वोल्ट से ज्यादा भी वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी रेंज को एक्सटेंड करना पड़ेगा। उस रेंज को एक्सटेंड करने के लिए पहले हम समझेंगे कि हम इस एमीटर हमने जो बनाया है इससे, जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं इस में से ये RSH हटा दूं यहाँ से, तो ये सिंपल इसका नोटेशन हो गया है कि ये आपका एक PMMC एमीटर है। ठीक है ना। ये जो आपने देख रहे होंगे सर्कल के अंदर एक एरो लगा दिया और बाहर लिख दिया RM। तो ये आपका सर्किट है, ये शो करता है कि आपका एक PMMC इंस्ट्रूमेंट है। अब इस PMMC इंस्ट्रूमेंट की अगर हमें रेंज बढ़ानी है, रेंज मीन्स हम चाहते हैं कि इसकी रेंज 20 मिली एम्पेयर से भी ज्यादा बढ़ जाए, मिली एम्पेयर में ही इतना होके एम्पेयर में भी आ जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, इसके इस PMC इंस्ट्रूमेंट के पैरेलल में समानांतर एक रेजिस्टेंस लगाना होता है, शंट रेजिस्टेंस। इसको बोलते हैं हम एमीटर शंट। इसे क्या बोलते हैं हम, एमीटर शंट। ठीक है ना। तो एक शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, अब इसकी वैल्यू डिसाइड उस पर डिपेंड करेगी कि आप कितने एम्पीयर तक का रेंज इसको ले जाना चाहते हैं। ठीक है। अब वो रेंज आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं फार्मूला, और आप अगर आप मैथमेटिक्स में नहीं जाना चाहते आप इसको डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मींस एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि PMC इंस्ट्रूमेंट जो PMC एमीटर होता है उसकी हम रेंज कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसकी रेंज बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके अगर करंट मेजर कर रहे हैं तो वोल्टेज के लिए हमें थोड़ा अलग तरीका है, वो बाद में बात करेंगे। अभी हम करंट, अगर हमें करंट की रेंज बढ़ानी है कि हमारा जो एमीटर है वो करंट हम मेजर करना चाह रहे हैं वो मिली एम्पेयर से भी ज्यादा करंट मेजर कर पाए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा देंगे। अब इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, आप देखिए सपोज हम आई करंट मेजर करना चाह रहे हैं इससे, आई, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे हम एक KCL लगाएंगे। KCL क्या होता है कि आने वाले करंट इक्वल टू जाने वाले करंट। तो जाने वाला करंट क्या है, हमने सपोज किया कि इस वाली आर्म में जो आपका शंट रेजिस्टेंस है इसमें करंट गया ISH, और जो ये वाले करंट आर्म है मींस जो मीटर में जा रही डायरेक्ट, इसमें चला गया करंट IM, ये हमने सपोज कर लिया। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ISH प्लस IM। ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें हम चूंकि वोल्टेज पैरेलल आपस में इक्वल होते हैं पैरेलली, मींस जो वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा वही वोल्टेज कितना होगा इस एमीटर के अक्रॉस हो जाएगा। मींस पैरेलल में रेजिस्टेंस वो वोल्टेज इक्वल होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल में। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, आप यहाँ पे ओम्स लॉ लगा दिए, V इक्वल टू IR। तो V I क्या है यहाँ पे ISH, R क्या है RSH। यहाँ पे इस तरह से हिसाब में लगा दीजिए। यहाँ I क्या है IM, और करंट वोल्टेज कितना, सॉरी ये आपका रेजिस्टेंस कितना है RM। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ISH इंटू RSH इक्वल टू IM RM, ये आपने यहाँ पे लगा दिया है ये वाला फार्मूला। ठीक है। चूंकि हम जानते हैं I इक्वल टू ISH प्लस IM। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ISH की वैल्यू निकालेंगे, और ISH की वैल्यू क्या आ जाएगी इस समीकरण से, क्या आएगी ISH इक्वल टू I माइनस IM। ठीक है ना। तो इस ISH की वैल्यू हम इस समीकरण में रख देंगे, ये वाली समीकरण है, पहले वाली समीकरण है। इस समीकरण में इसकी रखने के बाद क्या होगा, इसे रखने के बाद हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे और हम निकालेंगे फिर RSH की वैल्यू। तो जो RSH आएगा वो आएगा IM अपॉन ISH इंटू RM। यहाँ से आप देख लीजिए, जैसे कि आपका RSHS है तो RHS इक्वल टू क्या हो जाएगा ISH, इसके अपॉन में आ जाएगा, और ISH हम जानते हैं I माइनस IM, इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो ये निकल के आ गया हमारा RSH इक्वल टू IM अपॉन I माइनस IM इंटू RM। मीन्स जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें निकालनी है, हमें जाननी है कि ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, उसको निकाल लेंगे हम RSH इक्वल टू IM अपॉन I माइनस IM इंटू RM। ठीक है। अब देखिए सपोज हमको हमारा जो ये एमीटर है, ये वाला जो पहले से हमारे पास PMC इंस्ट्रूमेंट है, ये सपोज करो कि इसका जो इंटरनल इम्पीडेंस है ये दिया हमको पता होगा पहले से, क्योंकि हमारे तो हमारा अपना है, हमें पता होगा कि भाई 20 ओम इसका, सपोज करो कि 20 ओम इसका रेजिस्टेंस है, और इसमें जो करंट है वो 20 मिली एम्पियर जा रहा है, मतलब 20 मिली एम्पियर इसमें करंट इसका पहुंचता है इसके पास, ये हम सपोज चलते हैं। ठीक है ना। अब क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा 20 मिली एम्पियर इसकी रेंज है, हम चाहते हैं कि हमारा 2 एम्पियर तक रेंज मेजर कर पाए, तो उसके लिए हमें कितना रेजिस्टेंस यहाँ लगाना होगा।
उसकी कैलकुलेशन हम इजी यहाँ इस फॉर्मूले से आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए कैसे, भाई आई कितना हो गया हमारा, हम जैसे 2 मिली है 2 एम्पियर हम चाह रहे हैं, तो आई क्या हो गया 2 एम्पियर, और आई आर एम हमको पता है, आई एम हमको पता है, उठा के फार्मूले में रख दीजिए इसमें। आई एम हमको पता है, आई माइनस आई एम निकल आएगा, आई हमारा 2 एम्पियर हो गया, आई एम 2 मिली 20 मिली एम्पियर हो गया, आई आर एम की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। जब आप ये वैल्यू निकल आएंगे तो आपको आर एस की वैल्यू निकल आएगी। इतने वैल्यू का रेजिस्टेंस आप इसके पैरेलल में लगा दीजिए, आपका ये जो मीटर है ये आप 2 एम्पियर तक की वैल्यू को मेजर कर पाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ये आपको आई अपॉन आई एम जो वैल्यू होती है, इसको हम नॉर्मली हम लिख देते हैं एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसको बोल देते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर एम। तो एम को हम बोल देते हैं कि आई अपॉन आई एम। तो ये फार्मूला थोड़ा सा और चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा आपका आर एम अपॉन एम माइनस वन, जहाँ पे एम क्या है हमारा आई अपॉन आई एम। तो एक फार्मूला इसका ये निकल आएगा। ठीक है, तो इन फार्मूला को आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सर्किट डायग्राम और थोड़ा सा ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट आप ये दोनों फार्मूले भी लिख सकते हो थ्योरी में। अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आई है जो मैंने बताया अभी, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला और ये वाला फार्मूला और ये साथ में कि एम क्या है ये बताना पड़ेगा ना, एम है क्या, ये और ये डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पीएमसी इंस्ट्रूमेंट की हम रेंज बढ़ाने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, अब हम इसी तरह से बात करते हैं वोल्ट मीटर। अगर वोल्ट मीटर आप चाहते हो कि वो ज्यादा वैल्यू का बढ़ जाए, ज्यादा वैल्यू उसकी बन जाए, मीन्स वो मिली वोल्ट ना होके वोल्ट्स में मेजर कर पाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। देखो हमने थोड़ा सा याद रखने का तरीका ये समझ लीजिए, जब हम एमीटर की बात करते हैं, एमीटर में रेंज बढ़ाने की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस पीएमसी इंस्ट्रूमेंट के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। सिमिलरली हमें क्या करना है कि जब हम वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो यहाँ पे पैरेलल में लगा के सीरीज में लगाते हैं। देखिए ये आपका मीटर है, ठीक है ना, ये आपका मीटर है पीएमसी, है ना, इसके हमने सीरीज में लगा दिया है, ये लगा दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इस सप्लाई वोल्टेज को डायरेक्ट मेजर कर पाएंगे, इस सप्लाई वोल्टेज को। मीन्स अगर हम हमारा सपोज ये सपोज करो कि आपका जो पीएमसी इंस्ट्रूमेंट है ये अगर हम सिर्फ 20 मिली वोल्ट ही से मेजर कर पा रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसको 2 वोल्ट भी मेजर कर पाए, तो 2 वोल्ट मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा आर एस सी। ये है आर एस सी, इसको हम बोलते हैं सीरीज रेजिस्टेंस आर एस सी, इसको हम सीरीज में लगा देंगे यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी उसको भी जैसे हमने यहाँ कैलकुलेशन की थी ऐसी कैलकुलेशन करके कैलकुलेट करेंगे। वो देखिए कैसे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, इस मीटर के अक्रॉस वो होगा करंट इसमें अंदर आने वाला, क्योंकि जो करंट यहाँ पे आएगा वही करंट इसमें आएगा। भाई यहाँ तो करंट डिवाइड हो रहा, करंट तो सेम ही आ रहा है क्योंकि सीरीज में लगे हैं, लेकिन वोल्टेज दोनों के अक्रॉस अलग अलग हो जाएगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा मीटर के अक्रॉस, वो हो जाएगा आई करंट आया इसमें, इसका रेजिस्टेंस कितना था आर एम, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा आई एम इंटू आर एम। अब सीरीज रेजिस्टेंस लेते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, आई एम करंट यहाँ भी आएगा, आई एम इंटू आर एस सी, तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा वी इक्वल टू आई एम आर एम प्लस आई एम आर एस सी। तो टोटल वोल्टेज क्या आ गया हमारा वी इक्वल टू आई एम आर एम प्लस आर एस सी। आई एम अगर आप कॉमन ले लोगे तो इस तरह से आप जब कैलकुलेशन करोगे तो जो आपका वैल्यू निकल के आएगी वोल्टेज सॉरी आर एस सी की, वो आएगी वी माइनस आई एम इंटू आर एम अपॉन आई एम, या फिर आप कह वी आप यहाँ पे अगर कॉमन ले लोगे तो ये निकल आएगी। और यहाँ पे भी जो आपका एम है वो 1 प्लस आर एस सी अपॉन आर एम होगा, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और ये जो वैल्यू दूसरी निकल के आएगी, ये दूसरा फार्मूला जो आपको याद रखना है वो क्या रखना है, आर एस सी इक्वल टू एम माइनस वन इंटू आर एम। तो दो फार्मूले आपको डायरेक्ट इसमें याद रखने हैं जो कि आपको वोल्ट मीटर में और मल्टीमीटर में जब आप इसकी रेंज बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है वो आपके लिए हेल्प करेंगे, आपके हेल्प करेंगे इसमें। मीन्स ये सर्किट डायग्राम आपको याद रखना है वोल्ट मीटर के केस में, और ये दो फार्मूले याद रखने हैं। ठीक है भाई, एक ये और ये सर्किट डायग्राम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप अभी ले पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका भी ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, इसी तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने नहीं लिया अभी तक तो वैसे आप जब मैं कहता हूँ कि ये थोड़ा सा बनाना है आपको कॉपी में, या तो आप साथ साथ डायग्राम बनाते जाइए, अदरवाइज आप क्या है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग अपने नोट्स बाद में बना सके। और जो मैंने येलो मार्क किया है ये वाला, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आप इसको जब नोट्स बनाएंगे अपने तो वैल्यू को लिख सकें, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसलिए। चलिए, तो हमने बताया कि आपका पीएमसी इंस्ट्रूमेंट, अब इसकी सेंसिटिविटी क्या होती है, ठीक है ना, ये टॉपिक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
सेंसिटिविटी ऑफ पीएमसी इंस्ट्रूमेंट। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। मूविंग कोइन इंस्ट्रूमेंट इज वेरी सेंसिटिव, इट इज देयरफॉर वाइडली यूज्ड फॉर मेजरिंग सर्किट एंड वोल्टेज। ये जो पीएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है ये बहुत सेंसिटिव होता है, और उसकी जो सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी आपने पढ़ी थी पहले। सेंसिटिविटी क्या होती है कि वो कितनी जल्दी किसी चीज को सेंस कर रही है, मींस इनपुट में हल्का सा भी चेंज होने पे उसको वो शो कर दे, उस हिसाब से रेंज अपना जो आउटपुट है वो चेंज कर दे। और जो जो सेंसिटिविटी होती है वो निकल के आती है टोटल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस इन द ओम अपॉन फुल स्केल रीडिंग इन द वोल्ट्स। मींस जो आपका टोटल आपका पीएमसी इंस्ट्रूमेंट का टोटल वोल्टेज वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस है, मींस टोटल रेजिस्टेंस है उसका, जो जैसे आरएम हम कह रहे थे आरएम, वो अपन फुल स्केल रीडिंग मींस टोटल उसकी रीडिंग कितनी है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं पीएमसी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये जो फार्मूला है इसको आप लर्न रख लीजिएगा इनको, ठीक है ना। तो सेंसिटिविटी की डेफिनेशन आप दे सकते हैं कि सेंसिटिविटी क्या होती है कि हल्का सा भी चेंज होने पे इनपुट में और वो आपका डिफ्लेक्शन या आउटपुट में उतना ही चेंज हो जाए, इसे बोलते हैं सेंसिटिविटी। और इसको मैथमेटिकली हम डिफाइन कैसे करेंगे पीएमसी के केस में, कि उस पीएमसी इंस्ट्रूमेंट का टोटल रेजिस्टेंस अपॉन उसका फुल स्केल रीडिंग। मींस अगर उसका जो रेजिस्टेंस है अगर वो आरएम है और रीडिंग आपकी आरवी है, तो एस इक्वल टू हो जाएगा आरएम अपॉन वी, जहाँ पे एस क्या है हमारी सेंसिटिविटी, ठीक है ना। तो इसको हम ओम पर वोल्ट इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका है सेंसिटिविटी ऑफ पीएमसी इंस्ट्रूमेंट। तो ये था आपका पीएमसी इंस्ट्रूमेंट, और पीएमसी इंस्ट्रूमेंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब कोई टॉपिक हमारा पीएमसी इंस्ट्रूमेंट में नहीं बचेगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, उसके बारे में हम अभी बात करते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसमें अगर किसी को डाउट है पीएमसी इंस्ट्रूमेंट में तो बता सकता है आप मुझे।